इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा वो लोगों के लिए जो मिडल ईस्ट में हैं और यूएई में हैं। हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम ऑफ पोलैंड और यूएई वीज़ा सिस्टम, और यहाँ का वीज़ा सिस्टम कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिक्स करते हैं विद मिडल ईस्ट। तो इसके अलावा हम बात करेंगे जी कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर टू अप्लाई, और इन सारी बातों के लिए स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सब लोगों के लिए जो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ से मुझे मैसेज करते हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर देम। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपके सब क्वेश्चंस का आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात जो है वो यहाँ के और जो यूएई के या मिडल ईस्ट के वीज़ा से क्या डिफरेंस है। तो यूएई में ऐसा होता है जी कि वहाँ पे वीज़ा जो है वो पेपर फॉर्म में निकल आता है इमिग्रेशन से। यहाँ पे यूरोप में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मतलब कंपनी जो है वो वर्क परमिट इशू कर सकती है, वीज़ा वो इशू नहीं करवा सकती इमिग्रेशन से। वर्क परमिट इशू होता है जो कि आपको सेंड होता है और उसके बाद आप एम्बेसी से वीज़ा लेते हैं। तो ये एक बड़ा मेन क्वेश्चन होता है जी कि आप वीज़ा दे सकते हैं पोलैंड का। तो नहीं जी, हम वीज़ा नहीं दे सकते पोलैंड का, बिकॉज वीज़ा तो आपको खुद एम्बेसी से लेना होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टिल बहुत सारे लोग पूछते हैं। पेपर वीज़े की बात आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है वहाँ पे यूएई में क्या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल पेपर वीज़ा निकलता है, आप आते हैं और फिर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है, और वीज़े पे भी कंपनी लिखी होती है जी, कौन सी कंपनी ने आपको बुलाया या कहाँ आप जो है नौकरी कर रहे हैं, और आपके जो आईडी बनती है एमिरेट्स आईडी, उसके ऊपर भी लिखा होता है कंपनी का नाम। और आप अगर इसको चेंज करें तो आपको ये दोनों चीज़ें भी चेंज करनी पड़ती हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर इन यूएई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसी तरह का प्रोसीजर है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना तो वीज़े पे कोई कंपनी लिखी होती है, ना ही जो रेजिडेंस परमिट बनता है यहाँ के उस पर कोई कंपनी लिखी होती है। यहाँ पे इमिग्रेशन जो है उसका जो लिंक है वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। यूएई में लेबर डिपार्टमेंट और जो है इमिग्रेशन वो सब कनेक्टेड है आपस में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ वहाँ से डी वीज़ा जो है वो 1 ईयर का मिलता है वर्क परमिट के ऊपर, और उसके ऊपर आप यहाँ आते हैं और यहाँ आके आप काम करने लग जाते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें। रेजिडेंस परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपलसरी यूएई की तरह। मतलब वो इस साल के वीज़े में आप कभी भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आते ही आप उसको अप्लाई करें। यूएई में तो आपको लाजमी एमिरेट्स आईडी चाहिए होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ आके मतलब अगर आपको अपनी जो काम की जगह है वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आता तो यू कैन चेंज जॉब। कोई और आपको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रेडी है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब आफ्टर 2-3 मंथ्स यू कैन चेंज कंपनी, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन चेंज कंपनी। तो यहाँ पे मिडल ईस्ट की तरह आप एक ही जगह स्टक नहीं हो जाते। यू कैन चेंज योर जॉब। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दूसरी बात यह है जी कि इसी वीज़े पे आप जितनी दफ़ा मर्जी, क्योंकि डी वीज़ा यूजुअली मल्टीपल होता है, तो आप जितनी दफ़ा चाहें आप आ और जा सकते हैं शेंजन जोन से, पोलैंड से। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके लिए आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। वीज़ा इज़ इनफ। और जब आपका रेजिडेंस परमिट यहाँ पे बन जाता है, मतलब उस 1 साल के पीरियड के दौरान जब भी आप उसको अप्लाई करते हैं, तो आप जो है फिर आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। मतलब यूएई में तो आपका वीज़ा और कार्ड पैरेलल चलते हैं, दोनों होने ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अगर जब आपका रेजिडेंस परमिट बन जाता है, मतलब वो यूजुअली 3 इयर्स का रेजिडेंस परमिट बनता है। डजेंट मैटर, डी वीज़ा तो हमेशा 1 साल का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो रेजिडेंस परमिट बन जाता है तो फिर आप सिर्फ उस कार्ड के ऊपर ही ट्रैवल करते हैं। दैट इज़ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। फिर आपको वीज़े की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की तरफ के यूएई से रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पासपोर्ट है, पासपोर्ट की वैलिडिटी है। बिकॉज एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है रिटर्न की, उसके बाद 3 मंथ्स
की वैलिडिटी होनी चाहिए। मतलब आपका 1 साल का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, डी वीज़ा फॉर एग्जांपल, तो जब वो वीज़ा ख़त्म होगा, ख़त्म होने की डेट होगी, मतलब एप्लीकेशन से 1 ईयर, तो उसके बाद भी 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका पासपोर्ट जो है वो 2 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। बिकॉज वर्क परमिट पे 3-4 महीने उस पर लग जाएंगे, 2-3 महीने फॉर एग्जांपल अगर अपॉइंटमेंट पे लग जाते हैं तो 7 महीने ये हो गए, प्लस 1 ईयर का वीज़ा, ये कितने हो गए, 19 मंथ्स हो गए। तो उसके बाद 3 मंथ्स, तो ये जो है तकरीबन मतलब 2 इयर्स बनते हैं मेरे नज़दीक। कम से कम आपके 2 इयर्स का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और ये बात जो है ज़्यादा अप्लाई होती है पाकिस्तानी क्लाइंट्स पे, बिकॉज उनके पासपोर्ट जो हैं वो कम 5 साल के लिए वैलिड होते हैं। इंडियंस के यूजुअली 10 इयर्स वैलिडिटी होती है, इसलिए वहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका काफ़ी टाइम होता है अभी। इसके बाद आती है जी बैंक स्टेटमेंट। वो कम से कम लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो अगर आपकी उसमें सैलरी आ रही है तो वेल एंड गुड, वो तो आपके पास होगी ही बैंक स्टेटमेंट। मगर अगर आप के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो खोल लीजिए और उसमें जस्ट 3 मंथ्स की जो भी ट्रांजैक्शन आप शो कर सकते हैं वो होनी चाहिए। और उसमें जो अमाउंट है वो कम से कम जो है वो 4-5 हज़ार जो अमीराती दिरहम है वो एटलीस्ट होने चाहिए, मतलब 1500 यूरो तक। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एम्बेसी कम से कम 1 महीने का आपके पास जो है एक्सपेंसेस जो अपने होने चाहिए आपके पास एटलीस्ट। कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है फॉर एग्जांपल, जाने के बाद वो कंपनी आपको मतलब अकोमोडेट नहीं करती, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास फंड्स होने ज़रूरी हैं, वो शो करने ज़रूरी हैं। बैंक स्टेटमेंट के बाद आता है जी सैलरी सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपनी कंपनी से लेना है। जहाँ भी आप काम करते हैं वो एक लेटर पे मतलब लिख कर आपको दें कि आपकी कितनी सैलरी है, कौन सी आपकी जॉब है और कब से आप उसमें काम कर रहे हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो सब जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये तो उनके पास होता है। और आई डोंट थिंक सो कि ये इतना कोई डिफ़िकल्ट है लेना। और अगर जो लोग अपने ही वीज़े पे हैं, मतलब वो अपना उन्होंने कोई लाइसेंस लिया हुआ है या कोई काम कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अपने ही लेटर हेड पे एक वो बना सकते हैं कवर लेटर कि वो बिज़नेस कर रहे हैं और ये उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद लास्ट में है जी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के लिए एम्बेसी ने जितने भी मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक लिस्ट दी हुई है और इंश्योरेंस उसी कंपनी से चाहिए है। तो लिस्ट तो वी कैन प्रोवाइड यू, या फिर आप खुद वेबसाइट पे जाके यू कैन डाउनलोड दैट लिस्ट। और लास्ट में आता है जी कि जब सब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हैं तो 361 AED इसकी वीज़ा फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वो आपको वीज़ा मिले या ना मिले वो रिफ़ंड नहीं होगा। तो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, बिकॉज इट्स ऑनलाइन। ऑनलाइन जाके हम जो है प्री एप्लीकेशन फिल करते हैं फर्स्ट। उसके बाद जो है वो हम जो भी हमने उसके ऊपर डाटा दिया होता है उसको एम्बेसी वैलिडेट करती है। वैलिडेशन के बाद फिर मज़ीद एक लिंक एम्बेसी देती है ताकि वो एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर लें, और इस तरह जो है वो सबमिशन हो जाती है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो वैलिडेट नहीं होगी। एम्बेसी की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि वी कैन नॉट वैलिडेट योर डाटा बिकॉज उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है। पहला फॉल्ट तो ये हो सकता है कि जी वर्क परमिट फेक है, लेकिन बहुत सारी दफ़ा मैंने खुद पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जस्ट फेक परमिट की वजह से नॉन वैलिडेशन नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होती है, कोई ऐसी मिस्टेक होती है जिसके बाद वो एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हो सकती। तो कई दफ़ा उस जो गलती को दूर करने के बाद जब दोबारा एप्लीकेशन सबमिट हुई तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट हो गए द सेम वर्क परमिट। तो ये बिल्कुल भी जो है इस बात की निशानी नहीं है कि वर्क परमिट इज़ फेक, बट इन फ्यू केसेस एप्लीकेशन में गलती की वजह से भी ऐसे हो जाता है।
मुझे पता नहीं किसने एक अभी चंद दिन पहले एप्लीकेशन सेंड की थी दिखाने के लिए, तो उसमें जो है वो एड्रेस जो है पोलैंड का लिखा हुआ था। बंदा जो है अप्लाई कर रहा है मिडिल ईस्ट से, बट जो उसका रेजिडेंस एड्रेस पोलैंड का लिखा हुआ है। तो प्लीज़ जो एप्लीकेशन जो है वो उसको बड़े गौर से आप, क्योंकि लास्ट में वो प्रिंट करके आपको साइन करके तो अपॉइंटमेंट वाले डे को लेके जानी होती है, तो आप उसको बड़े गौर से देखिए। कई दफ़ा फेक एप्लीकेशन भी मैंने देखा है, जस्ट अपने क्लाइंट को मतलब हौसला देने के लिए लोग वो एप्लीकेशन बना लेते हैं, इसीलिए वो जो एप्लीकेशन है उसमें एड्रेस भी गलत लिखा हुआ था, और ये एप्लीकेशन तो वैसे ही वैलिडेट नहीं होगी कभी भी। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड।